question hour. Please note this question hour starts on time, ends on time. That has to be kept in mind. Even but they have to be laid on the table. Yeah. 241. Sri Professor Raju Gowda will be in the chair. We have members who are completing their tenure, who are in the panel of chairman. I am giving them opportunity. Thank you. Question 241. पूछता हूँ Minister. Supplementary. अब तक कितने ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने बीआरएस आवेदनों के स्वीकृत हुए बिना ही निजी अस्पताल में कार्यभार ग्रहण कर लिया है? सरकारी जानकारी के हिसाब से संभवतः एक ही है अभी जो हमारे पास जानकारी प्राप्त है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? जैसा कि हमने उत्तर में बताया है कि उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट सीख किया था और उसके बाद प्राइवेट अस्पताल के अंदर नौकरी ज्वाइन करने के लिए, और उसके लिए एक स्पेसिफाइड पीरियड उन्होंने दिया था। ये 2018 का विषय है। 2018 में 3 अगस्त को उन्होंने सरकार को एप्लीकेशन दिया कि वो 20 तारीख को छोड़ना चाहते हैं, दूसरी जगह ज्वाइन करना चाहते हैं, और उनका जो है मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने उनकी जो रिलिंक्विश करने की जो अपील थी उसको वहाँ पर स्वीकार किया, लेकिन उनको औपचारिक जो डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं मिला था, इसलिए उनको नोटिस दिया गया। उसके नोटिस के जवाब में उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशंस भेजे अपने डिपार्टमेंट को, जो कि पिछले टेन्योर में हमारी सरकार में हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी उसके ऊपर चर्चा करना चाहते थे। उसके ऊपर डिटेल में डिपार्टमेंट के अंदर विस्तृत जो है एग्जामिनेशन हुआ, और अभी उसकी स्थिति यह है कि डिपार्टमेंट जो है इस डॉक्टर के संदर्भ में विजिलेंस वगैरह से सारी क्लियरेंसेस ले रहा है और उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। उसके बाद ही इसके संदर्भ में जो भी फाइनल कार्रवाई है वो की जाएगी। जैसा मैंने कहा कि विजिलेंस सेक्शन जो है उसकी रिपोर्ट इत्यादि आने के बाद डिपार्टमेंट उसका अध्ययन करेगा और उसके बाद उसके बारे में जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। Dr. Ashok Vajpayee. उपसभापति जी, आज जिस तरह से पूरे देश में, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महामारी फैली है, देश के चिकित्सकों ने और पैरामेडिकल्स ने इस महामारी का मुकाबला करने के लिए जिस शिद्दत से काम किया है, मैं समझता हूँ पूरा सदन उसकी अनुशंसा करता है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि सदन की इस भावना को अवगत होते हुए क्या माननीय मंत्री जी वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन देश के चिकित्सकों और पैरामेडिकल्स के लिए देने की कृपा करेंगे, ताकि उनका मनोबल और बढ़ सके और ऐसे संकट की घड़ी में अधिक मनोयोग से काम कर सकें। मुझे बहुत अध्यक्ष जी खुशी है कि एक आदरणीय माननीय हमारे सदस्य ने इस विषय को यहाँ रेज़ किया है। शायद जो आज हमारे देश में डॉक्टर्स और जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और बहुत सारे जो हमारे एयरलाइंस से जुड़े हुए हमारे पायलट्स हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, और विशेषकर जिन लोगों ने जो हमारे भारतीय लोग विषम परिस्थितियों में इस बीमारी के प्रकोप के रहते भी दूसरे दुनिया के देशों से भारतीयों को वापस लाने का काम किया है, और इन मरीज़ों से जिनसे ये इस वायरस का सबसे बड़ा जो बचाव का जो तरीका है वो 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग है, उसमें हमारे डॉक्टर्स सारे देश के अंदर जो है बहुत ही गहराई, ईमानदारी, सच्चाई और सब प्रकार की जो रिस्क लेते हुए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसकी
सराहना करने के लिए कोई पर्याप्त शब्द मेरे क्या किसी की भी शब्दावली में नहीं है। और मुझे खुशी है कि ये विषय जो है एक ऑनरेबल मेंबर ने रखा है। मैं सारे देश के डॉक्टरों को, चाहे वो सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो शहरों में काम कर रहे हैं, चाहे वो गांव में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि नीचे तक आप सब जानते हैं कि इस समय इस कोरोना को कंट्रोल करने की दृष्टि से जो हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम है, उसके तहत नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आज की तारीख में 54,000 लोगों के ऊपर तो कम्युनिटी सर्वेलेंस रखा जा रहा है, जहां हमारे ये हेल्थ से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, ये लोग इन लोगों को डेली बेसिस पे 2, 3, 4 दिन के बेसिस पे उनके ऊपर पैनी निगाह रखते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, उनको मिलते हैं, उनके बारे में सारी जांच करते हैं। इसलिए जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबकी ओर से देश के डॉक्टरों को और पूरा जितने भी पैरामेडिक्स हैं सभी को बहुत बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। Shri Anand Sharma. The efforts that have been made by India for the containment of the spread of coronavirus. We do appreciate the steps that have been taken in sync with the WHO protocol, and in particular for the evacuation of the Indian citizens from various countries by the Indian Air Force and the Air India. So we compliment those pilots and the crew. At the same time, sir, given a densely populated country, the challenges are huge. The minister last time had given details of the quarantine facilities that have been created, not only in national capital, in various parts of the country. Yesterday, there have been some disturbing reports, and I want to draw the attention of the Honorable Minister through you about the condition of these quarantine facilities, particularly how unhygienic they are in the sanitation and the toilets. Will the Honorable Minister set up a committee to immediately go into the status of the quarantine facilities so that the suspected parents who are kept there, patients, or the returning Indian citizens, they are kept in conditions which are medically correct and they are not exposed to any further infections? I would like to inform the honorable member. I would tell him that all over the country, you see right now, we are subjecting not in hundreds but in thousands people coming from various COVID-affected countries to quarantine. And all over the country, with the help of the state governments and with the help of the other departments of the wings of the government, like Army, CISF, etc., we have located a large number of facilities in the country where the these reports are, I would say, they are the exceptions, but they are not the rule. We are also receiving a lot of, you can say, reports from the. Mr. Sharma, no cross-talking. I can agree with you that in a huge country like this, the whole lot of facilities, because they have all been created in emergency at places which are, number one, safe for the people, which are vacant, where no other activity is actually happening. So, and this has all come as a matter of emergency. So it is quite possible that once in a while, at some place, the bathroom may not be, say, 5-star type, but by and large, wherever we are receiving any such complaints, we are conveying in the strongest possible manner through the state governments to the relevant district magistrates of that area to go and visit, look at those complaints. But I once again repeat that these complaints are not the frequent complaints. These are very rare complaints that we are also receiving. We are also receiving a lot of, you can say,
appreciating instances also where the people are putting so many videos on the Twitter and the Facebook saying that we never expected that we will get such a high-class treatment at the quarantine facilities. So I would request the members also to help us in your own states. If you could go and visit these facilities and give us the good quality feedback. Also, you can be in touch with the authorities there and see how you can help us in improving those quarantine facilities if at all there is a fault at some place. Shri Manas Ranjan Bhunia. I want to ask the Honorable Health and Family Welfare Minister through you that a pandemic situation which has been created by the coronavirus, so many countries have been experimenting on the treatment process by the specific drugs in the trial. In US, in Australia, in Germany, in China, they are trying by retroviral drugs which are used in the HIV infections. And recently a report came, even the chloroquine is very effective for the treatment of coronavirus. I want to know through you, sir, from the Honorable Health Minister, what are the treatment protocol adopted by Government of India and advisories given to the state government in this context? I have to inform the Honorable Member through you and the House that our scientists at ICMR, they are in touch with everything that is happening on this particular front all over the world. As far as the retroviral drugs are concerned, we are also using them on some of these patients, and we have given approvals for using them after, you can say, all sorts of scientific satisfaction that we could derive after having been in touch with the whole world. We have also heard about you see some research being done on chloroquine in US right now. So I can only say that these approvals are given after detailed scientific scrutiny, not by the ministry as such, but by the group of scientists working together at ICMR. And we are thoroughly seized of this issue, and we are trying to do the best to deliver the best possible treatment to the patients who have already been affected. Dr. Watts. Sir, Dr. Manas Ranjan Bhunia's question needs to be clarified further. We want to know from the Honorable Health Minister what is the I think it's already treatment clarified. protocol for the starting of retroviral drugs, antiretroviral drugs. Minister has clarified. Question 242, please. Shri. Minister. Answer is laid on the table of the House. महोदय, मैंने प्रश्न विगत 3 वर्षों के लिए पूछा था, 2017, 18 और 19। जवाब में केवल इन्होंने, माननीय मंत्री जी ने 15 और 16 का जवाब दिया है। पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन 17, 18, 19 और जवाब मिल रहा है 15, 16 और 17। तो मेरी आपसे अनुरोध है महोदय कि आप इस क्वेश्चन को स्थगित कर दें, और माननीय मंत्री जी को बधाई तो देता हूं कोरोना रोकने के लिए, इस क्वेश्चन को दोबारा सदन में लावें, तभी सही उत्तर आ पाएगा। मैं आपसे अनुरोध है। Let me clarify and explain that the data is compiled, as I had mentioned, that it's compiled by the Sample Registration System of Registrar General of India. And it's not that as soon as the year finishes, so whatever the latest data have been published in the country, we have made them available to the member. So as soon as, because if you want the details of every incident that has taken place in the country, that is not the part of the question. I can give you details about every place. I can give you details about Bihar. I can give you details about UP. I can give you details about the recent Rajasthan also. मैंने आपसे अनुरोध किया था इस प्रश्न को स्थगित कर दें। मेरा क्वेश्चन ही कहाँ आया था? मेरा क्वेश्चन अब आएगा। माननीय महोदय,
मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि दवाइयों से, ऑक्सीजन की कमी से और अन्य प्रकार से, जिस प्रकार से कमियां होती हैं अस्पतालों में, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कितने बच्चों की मृत्यु हुई है विगत 3 वर्षों में? सर, ये जो प्रश्न में पूछा गया था, हमने जहाँ भी ये इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जहाँ थोड़ा सा क्लस्टर के अंदर, यानी कि मोर देन ए स्पेसिफाइड नंबर से मोर देन 100 या इस प्रकार से डेथ्स होती है, वहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से टीम्स भी जाकर वहाँ पर डिटेल के अंदर उसको सारे विषय को स्टडी करती हैं। और जो हम लोगों का जो अभी तक का एक अनुभव आया है कि इन जो छोटे बच्चों की जो मौत है वो किसी दवा या ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं होती है। यूजुअली आइदर दे आर ब्रॉट लेट टू द सिस्टम, या प्री मैच्योरिटी के कारण, या वहाँ पर कोई मान लीजिए इक्विपमेंट्स इत्यादि हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, या फिर इसलिए नेशनल हेल्थ मिशन में हम लोग सभी देश के अंदर जो हमारा जो इसके लिए मातृ सुरक्षा और शिशु सुरक्षा के लिए जो कार्यक्रम है, उसमें हम हर एक स्टेट गवर्नमेंट को पर्याप्त ये फैसिलिटी देते हैं कि वो अपने सिस्टम को हर तरीके से, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरिंग न्यू इक्विपमेंट्स, वो जो भी हमारे को अपने प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन PIPs में डिटेल्ड प्रपोजल्स बना के देती है, उन सारे प्रपोजल्स के ऊपर हम लोग भारत सरकार से पूरी सहायता करते हैं। और जहाँ पर भी कोई इस तरह के इंसिडेंट्स भी होते हैं, वहाँ पर हमारी सेंट्रल टीम्स ने जाके विज़िट करके वहाँ की कमियों को पॉइंट आउट करके और सब जगहों पे उन जगह के स्वास्थ्य अधिकारियों को डिटेल्ड प्रपोजल्स बनाने के लिए कहा है। अपनी तरफ से हम लोगों ने प्रोएक्टिवली हम लोगों ने सपोर्ट जो है, लाइक अभी जो कोटा में इंसिडेंट हुआ, हम लोगों ने 18 करोड़ रुपए का जो है सपोर्ट सिस्टम वहाँ पर क्रिएट किया। एक अभी उसके लिए सैंक्शंस अप्रूवल्स दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है। ऐसे ही जब बिहार में जो है मंत्री जी प्लीज बी ब्रीफ, तो हमने पीडियाट्रिक ICUs, वहाँ पर वायरोलॉजी लैब्स, ये सब क्रिएट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी की पूरी सपोर्ट दिया, और उसको हम लोग लगातार मॉनिटर भी करते हैं। आप जानते हैं कि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन भारत सरकार अपने नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू पूरी तरीके से सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को आवश्यकता के हिसाब से, और विशेषकर जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज हैं, इनको प्राथमिकता पर डील करती है। श्री बिनोय विश्वम, हो गया 2 सप्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री था। बिनोय विश्वम जी। I know the minister as a dedicated man, a simple man. But I feel wondered how these questions are answered. In the answer we can see the list of states are mentioned, in which the child mortality is mentioned year-wise. But the recent years are not mentioned also. In that list, the first Indian state is mentioned as India itself. Under the title states, we can read India. In that state of India, in the year 2015, 43 children died. 2016, died 39 children. 2017, 37 children died. My only request is that will the minister ask your office and the departments to be a bit more responsible in preparing answers for the questions to the parliament, please. I couldn't follow what he actually says. You see, that India means that May I clarify? Yeah. So in the list of states that you've given, the first column, the first row is listed as India, and that is a mistake. Sir, I agree that it's not been rightly depicted here. Sir, The point is made. Sir, you have made your point and I have accepted it, but the data is not wrong. You see, let me tell you that I agree with you that India should have been written separately in that. I agree with you, sir. There is no issue about that not agreeing. But I may tell you that
You see, in the national health policy also, we have a target of having by 2025, we want to bring it down to 23. And every year we are bringing it down by 3 to 4. We are actually trying to ensure that as soon as possible we are able to bring it to the target that is mentioned for the sustainable developmental goals also. By 2030 we are going to achieve it much earlier than that. And also in the national health policy, our national health policy goal is even better than the goal which has been set for the whole world for the year 2030. So we are through our program we are trying hard to do the best for saving our children and to reduce the maternal mortality. And I may tell you that 4 states have already achieved, you see, targets much Please below, keep it brief. much below what we are supposed to be achieving by 2030. So this will be corrected by the ministry in the Yes, in the record. Yes, yes, sir. Sure. Shri Vinay Sahasrabudhe. धन्यवाद उपसभापति जी। ये समझ में आता है कि पूरे देश में ये 5 साल के कम उम्र वाले बच्चों के मृत्यु का प्रमाण कम होता जा रहा है। सारे प्रदेशों के आंकड़ों को अगर देखें तो कम ही सही मगर प्रमाण कम होता जा रहा है। इसको एकमात्र अपवाद है राजधानी दिल्ली। दिल्ली में ये प्रमाण बढ़ रहा है, 15 से 16, 16 से 17 थोड़ा कम है। मैं पूछ रहा हूं, अध्यक्ष जी संरक्षण दीजिए, उनको क्यों लगना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं क्या इसका संबंध दिल्ली सरकार की लापरवाही से है? इसके बारे में सदन को अवगत कराएं। Minister, please respond and please respond briefly. Minister is speaking. Thank you. Sir, I would not like to. Sir, in the health department, we don't look at these data from the perspective of which state is producing what data, but studying these data, we certainly analyze, we certainly visit, we certainly support, we certainly suggest, we certainly advise the different states on different patterns, and we keep supporting. And if at all some states, including Delhi, they need any other support from the central government, we are going to be very proactively provide that. Shri P.L. Punia. Thank you. Please discuss with him separately. Shri Punia, Shri P.L. Punia बात कर रहे हैं. पूछिए सर. मैं मंत्री जी से आज भी उस पर डॉक्टर का बिल को अंदर कर रखा है सर। डॉक्टर का बिल को आज सवाल को करके दोबारा इस सवाल का जवाब मांगिए सर। श्री पुनिया, ये जो सवाल उठाया वो भी महत्वपूर्ण है। ये इलाज में लापरवाही के कारण बच्चों की मौत से संबंधित विषय था और जो जवाब में माननीय मंत्री जी ने अंडर 5 MR मोर्टेलिटी रेट उसका उल्लेख किया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसका आपने भी उल्लेख किया है कि रिपोर्ट के अनुसार 2015 में भारत में 76.6% मृत्यु का ही पंजीकरण हुआ। बिहार में मृत्यु के 31.9%, मध्य प्रदेश में 53.8%, उत्तर प्रदेश में 44.2% और पश्चिम बंगाल में 73.5% पंजीकृत हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में अब भी शिशु मृत्यु की पंजीकरण संख्या और अनुमानित संख्या में बड़ा अंतर दिखाई देता है। स्वास्थ्य विभाग और शासन व्यवस्था के बीच में समन्वय नहीं है, मृत्यु का पंजीकरण कम होता है। क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है जिससे सही तौर पर मृत्यु दर का पता लगाया जा सके? सर, इसके बारे में हम लोग, आप जानते हैं कि ये जो हेल्थ है ये स्टेट सब्जेक्ट है, दैट्स नंबर 1। और हम लोग लगातार जो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ
इस विषय को हर तरह की डिटेल्स के साथ वहाँ से सब प्रकार की इंफॉर्मेशंस लेने के लिए रेगुलरली उसको परस्यू करते हैं, रेगुलरली उसको वेबसाइट्स पर डालते हैं, और स्टेट्स के अंदर अगर कहीं पर भी कोई कमी है उसको भी हम पॉइंट आउट करते हैं। उस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जो सहयोग करना है वो सहयोग भी उनको ऑफ़र करते हैं, और उसको सहयोग को देने के बाद उसको भी हम प्रॉपरली उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको भी मॉनिटर करते हैं। Question 243, Anil Desai ji. Minister. Supplementary. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, Honorable Minister has given a very brief answer to the questions which I put. Anyway, sir, State Government of Maharashtra has been performing its duty or performing its responsibility towards the upkeepment or restoration or conservation of the forts which are associated with Chhatrapati Shivaji Maharaj. But it certainly needs more and effective support from the center. So may I know from the Honorable Minister, through you, sir, that what efforts are being made by Archaeological Survey of India in creating much needed infrastructure like approachable roads, ropeways and other basic facilities like drinking water, toilets and recreation for the tourists who visit these sites. माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य को जो उत्तर दिया था उसमें स्पष्ट है कि कुल जो किलों की संख्या है वो महाराष्ट्र में 50 है, और जो शिवाजी महाराज से जुड़े हुए किले हैं वो 16 हैं, और 16 में वो सारे ASI के मॉन्यूमेंट्स हैं। उसमें 10 पर बाकायदा लगातार काम हो रहा है, और जिसका उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं, ऐसे 10 किलों से राज्य सरकार के साथ में ASI का MOU हुआ है। लगभग निरंतर तौर पर ASI एक वर्ष में 19 से 20 करोड़ रुपया खर्च करती है। जहाँ तक सवाल हमने पूछा है कि उनके नए किस योजना की बात है, रायगढ़ के किले को सैद्धांतिक रूप से लाइट एंड साउंड के लिए चयनित किया गया है। Second supplementary. So my second set supplementary is, the Honorable Minister has said in part D of my of the answer that it's a continuous process and attended to regularly by the Archaeological Survey of India as per the availability of resources. May I know from Honorable Minister through you, sir, that in the what is the outlay in the current budget that has been marked towards the conservation maintenance basically of these forts in Maharashtra, as the condition of some of these forts is too bad to attract big numbers of tourists. मैं माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ किलों के नाम में माननीय सदस्य के ध्यान में लाता हूं, जिस पर लगातार अभी काम चल रहा है। जिसमें एक किला है रायगढ़, जिस पर राज्य सरकार ने भी 11 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें पनाला है, शिवनदी है, लोहगढ़, राजमाची, सुबर्णा, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, अरनाला, अलीबाग किला, ये ऐसे किले हैं जिस पर ASI लगातार काम कर रहा है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको वो डिटेल्स भी दे दूंगा कि कौन कौन से काम इन किलों पर हुए। ओके, हो गया। बजट के बारे में पूछ रहे थे, और श्री संजय सेठ। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जो ASI के स्मारक हैं जो शहर के बीच में आ चुके हैं और जिनका कोई महत्व नहीं है, कोई ब्रिटिश के ज़माने की सेमेट्रीज है और वो सब है, उनको क्या हटाने का, फिर से सर्वे करा के हटाने का कोई विचार है? क्योंकि उनसे विकास बाधित हो रहा है। जी, वैसे ये प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए आपके माध्यम से सदन के सामने बात करना चाहता हूं कि वास्तव में क्लासिफिकेशन तो ASI के मॉन्यूमेंट्स में है। ये परिस्थिति जब ASI ने अपनी सूची बनाई होगी तब वो महत्वपूर्ण श्रेणियों में होगा, उस समय आबादी उसके चारों तरफ नहीं होगी। लेकिन क्लासिफिकेशन को बदलने जैसा कोई प्लान सरकार का नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम उसको प्रायोरिटी लिस्ट में ज़रूर कैटेगराइज करना चाहते हैं, ताकि कभी कोई राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर कोई स्मार्ट सिटी का मामला हो। लेकिन जो 100 मीटर की रेंज है उसमें तो सरकार भी नहीं कर सकती है, और इसलिए डिनोटिफाइड करने का काम इस पर सरकार अभी काम कर रही है। जब कोई निर्णय होगा तो हम सदन को बताएंगे। डॉक्टर अमर पटनायक।
So there are a number of sites and monuments of historical significance, but are not yet identified by the ASI as a protected site. What is the protocol for identification of monuments that need to be protected, and how is the work of theirs monitored, and if they are doing a good job or not, considering particularly the recent lapses at Jagannath Temple at Puri and the Sun Temple at Konark? सभापति जी, ये सूची राज्य की सहमतियों से ही बनती है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके पास में हजारों वर्ष पुराने किले और स्मारक हैं, लेकिन वो राज्य की सूची में रखे हुए हैं, वो एएसआई को नहीं देते हैं। और इससे एक उदाहरण मैं उसका तमिलनाडु का दूंगा। मुझे लगता है कि एएसआई के पास में जो सूची है उसको बढ़ाने पर हमें सरकार मानती है कि उसको बढ़ना चाहिए, और नए सिरे से पंजीयन का काम सरकार प्रारंभ कर रही है। कल्चरल मैपिंग के इस काम में हम एएसआई के मॉन्यूमेंट्स की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। श्री हुसैन जलवाई। श्री अनिल देसाई जी ने जो सवाल पूछा है, इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ बड़े पैमाने पे किले हैं और बड़ा आकर्षण लोगों में है, तो वहाँ हेरिटेज टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ प्रयास करेगी क्या? सभापति जी, जहाँ तक छत्रपति शिवाजी महाराज के किले हैं वो वैसे भी बड़े फुटफॉल वाले स्थान हैं। वहाँ पर हेरिटेज टूरिज्म की बात राज्य सरकार से मैंने एमयू का जिक्र किया भी है आपके सामने कि राज्य सरकार से मिलकर भी हमने 10 स्मारकों पर एमयू साइन किए हैं। उसमें जो भी और बेहतर जन सुविधाएँ या कनेक्टिविटी की बातें आएंगी उसको पूरा करें। Question 244, Shri Lal Singh Vadodia. My question 244. Minister. So the reply is laid on the table of the House. Supplement. माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने जवाब में तो दिया है कि जल विद्युत स्टेशनों द्वारा 45,699 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है, पर मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना है कि आज की तारीख में सरकार कितने नए जल विद्युत स्टेशन बना रही है और प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद देश में कितनी और मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी? सर, आज के दिन में जल विद्युत परियोजनाएं 38 हैं जो कि निर्माणाधीन हैं, और उनकी टोटल कैपेसिटी, पावर जनरेशन कैपेसिटी 12,973 मेगावाट होगी उनके पूर्ण। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है कि ताप बिजली घर से 2,30,190 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में नए कितने ताप विद्युत स्टेशन सरकार बनाने जा रही है और इसके पूर्ण हो जाने के बाद कितना मेगावाट बिजली देश में उत्पन्न होगी? सर, आज के दिन में जितने ये ताप विद्युत घर निर्माणाधीन है, इसकी कुल क्षमता 63,500 मेगावाट है, जो कि अभी निर्माणाधीन है। Shri T. Subramani Reddy. I would like to know from Honorable Minister, today hydropower is very economical once it is completed. So I would like to know what is the government policy to encourage the hydropower, because thermal power is very costly compared to hydropower, though hydropower construction may be costly, afterwards there is no fuel cost. So I want to know how we are going to encourage in future. I could see for last few years, there is no any hydro is coming up. So when are you planning, what is new policy is coming, how is going to encourage? Sir, to the Honourable Chair, I would like to inform the Honourable Member that actually in the past couple of years, we have taken a number of steps. We have come out to encourage hydro. We believe that hydropower is absolutely essential for our country. It is essential for two reasons. Number one, it is very clean. Number two, it is required for balancing. We are adding a huge capacity for renewables, solar and wind. For that, for balancing that, we need hydro. So as I mentioned a while before, we are adding capacity. We have 38 units, hydro units under construction.
and the capacity which we are adding, which is under construction, is 12,970 odd megawatts. In fact, we have come out with a policy for encouraging hydropower. We have declared that as a renewable energy, which it is, we have provided for a hydro purchase obligation so that the different distribution companies are required to purchase hydropower. We have also flexibilized the way hydro tariff is calculated. We have increased their depreciation period, and we have provided that the additional costs for communications, etc., which are attendant to construction of hydro projects, all that will be met separately. So for us, hydro is absolutely essential, and we are encouraging it. In fact, the past couple of years, Subansiri, which was stuck for 7-8 years, that is about 2,000 megawatts, we have started construction on that. Dibang, 2,880 megawatts, we've cleared that. We've started construction on that. So for us, hydro is important, and we are taking steps to making it successful. Shri Manish Gupta. Sir, recently there is a growing interest to build pump storage hydroelectric power plants in order to make them effective in system regulation, as you have mentioned earlier. The high penetration of intermittent generation of renewable energy makes this control more difficult. So we find that pump storage plants have a low ramp-up rate. So they are very effective. As that you have seen 1 or 2 pump storage plants already operating in some states. Is there any policy decision to set up more pump storage plants? Are there any details regarding them state-wise? Have any sites been selected, or is there any work in progress? So this does not actually flow from the present question, but nonetheless, actually pumped hydro is something which is necessary also for us. We already have some pumped hydro projects under construction, and there is one which is already ready. In order to encourage pumped hydro, we have come out with bids, renewable bids, with storage. So therefore, thereby creating demand for pumped hydro. And in fact, recently we had a bid with peaking power, renewable energy with peaking power, which was successful. It was probably the first bid in the world. And we have again come out with a bid for round-the-clock power using renewable energy. That also will create demand for pumped hydro. We have one pumped hydro which is under construction by the THDC. And we have some other pumped hydros also which are under construction. So, I mean, pumped hydro is also very relevant. Shri GVL Narasimha Rao. I'd like to ask the Honorable Minister, the average cost of per unit power generated in the renewable sector, and how does that compare? And how have the costs been behaving over the last few years? Last bid, which was finalized for solar, the rate of power was 2 rupees 50 paisa, which was finalized. So the renewable energy is less expensive than thermal energy from fossil fuels. Of that there is no doubt. And by and large, we expect the tariff of renewable energy to go down slightly more. The only problem with renewable energy, of course, is it will become round-the-clock power if you add storage. So we need to add storage, for which we are encouraging. Actually, in order to supplement the answer which I was giving, we have currently 6 pump storage projects under construction. One is already near about completion, and we are also encouraging storage through battery. Question 245, Shri Sukhendu Shekhar Roy. Minister. एक उत्तर सभापटल पर रख दिया गया. Supplementary. Like to congratulate the government for bringing back 35 numbers of artifacts or idols from foreign countries. But that is only the tip of the iceberg. Sir, my question is whether the artifacts or idols which have been retrieved to India have been handed over to the original owners or lie in the warehouses. सभापति महोदय,
मैं सदस्य को धन्यवाद करता हूं कि उनके प्रश्न में जो उन्होंने पूछा था उससे कम एक चित्र सामने आता है कि वास्तव में क्या कमियां हैं और क्या उपलब्धियां हैं। और जो बात उन्होंने मुझसे पूछी है कि वापस मूल स्थान पर पहुंचाने की जहाँ तक बात है, यूनेस्को के नियमों के अनुसार हम जब लेकर आते हैं तो कई बार अधिकांश विदेश मंत्रालय के द्वारा हमको ये मिलती हैं मूर्तियाँ, तो प्रायः अभी तो पुराने किले में एक म्यूजियम के तौर पर उनको रखा गया है। जब वहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध हों, उनको देखने के बाद ही वहाँ वापस करने पर विचार करेंगे। अभी एक सुरक्षित स्थान है जो पुराना किला है दिल्ली का, उस म्यूजियम में वो सारी मूर्तियाँ एकत्रित हैं। Second supplementary. Before I go for the second supplementary, I would like to bring the attention of the chair to the fact that there are so many contradictions and the reply has not been given by the minister properly to my questions. For example, that the honorable minister has stated in reply to my question that no information regarding idols or other artifacts smuggled out to foreign countries like UK, USA, Switzerland and Australia is received. On the one hand, kindly consider, on the one hand, the minister says that from certain countries, no information is there that idols have been smuggled out to those countries. But from the reply, from Annexure 2, it appears the names of those countries which I have named. So kindly take note of this for appropriate action. This is my humble submission to the chair. Your question, please. My second supplementary is whether minister is aware of the development as to regarding that the theft of antiquities. You have given a list, but in the list there is no mention of Tamil Nadu, that whether any artifact or idol was smuggled out of Tamil Nadu. But sir, one whistleblower, internationally, Indian whistleblower, and he is an author of an authentic book, he has listed, and in Madras High Court, by affidavit government said that more than 1,000 artifacts were smuggled out from Tamil Nadu alone. And there is no reference in the reply of the minister, no reference of Tamil Nadu. Minister? So what is the position? Kindly enlighten this house. नहीं, मुझे सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें विरोधाभास बिल्कुल नहीं है। पहली मूर्ति 1976 में देश के भीतर आई, इसलिए उसके पहले जो मूर्तियां गई थी वो चोरी गई थी या कोई ले गया था। मैं एक उदाहरण आपको ब्राज़ील का देना चाहता हूं। मैं ब्राज़ील गया था, वहाँ पर एक इंडियन पूरा विंग बना हुआ है और वो मूर्तियाँ सारी भारत की हैं। और उस समय जो राजदूत रहे होंगे वो लगातार ले गए और वो तमाम देशों से उनके पास मूर्तियाँ हैं। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि उनने अपने पास ना रख के ब्राज़ील सरकार को दिया और वो इंडियन गैलरी के नाम पर सुरक्षित है। लेकिन उसका मेरी बात को पूरा हो जाने दें, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि 1976 से लेकर 2013 तक जो वापसी हुई है मूर्तियों की, वो मैंने आपको कहा है वो कुल 13 थी। इन 5 वर्षों में ही कुल 48 मूर्तियां वापस आई हैं। इसे सारी चीज़ों को कह देना कि वो चोरी ही गई होंगी, हम सदन को जानकारी दे रहे हैं, ये जिम्मेदारी के साथ दी गई जानकारी है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल अंतर्राष्ट्रीय नियमों का है, आजकल ये तय हो गया है कि अगर मूर्ति कहीं भी पाई जाएगी तो वो सूचना देते हैं। जब ऐसी सूचना होती है तो विदेश मंत्रालय उसमें कोऑर्डिनेट करता है और वो मूर्तियाँ जब वापस आती है तब वो हमारे पास में आती है। Srimati Rupa Ganguly, please. We've got your point. We'll clarify further. Your point is made, sir. Four sculptures belonging to 387 temples Please of Tamil share that Nadu with the minister. have been stolen Go ahead. since 1992. Oh, 70. जवाब में मंत्री जी के जवाब में Please continue. मंत्री जी के जवाब में आए हैं कि पश्चिम बंगाल से 2 ऐसे आर्टिफैक्ट स्मगल्ड हुए हैं अलग अलग देश में। लेकिन मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक सिर्फ ये 4 महीने में 19 मंदिरों में चोरी, पूरे मूर्ति के साथ, गहने के साथ सारे चीज चले गए।
19 मंदिरों में, सिर्फ राधा कृष्ण के मंदिर और काली मंदिरों में। तो मैं ये सवाल मतलब मंत्री से जानना चाहती हूँ कि ये तो आइडल चोराना जो होता है और स्मगल करना होता है, वो तो ये सेंट्रल जिम्मेदारी में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। और गहना, जो बर्तन और जो पैसा करोड़ों का चोरी हो रहा है, मतलब एक एक रात में 7-7 मंदिर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक रात में 5 मंदिर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो इसका उद्यम निकालना और इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? और ऐसे जो घोटाला है इसमें, तो इसका एक लॉ का अमेंडमेंट होना चाहिए कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन हो। मूर्ति कोई और उठा के ले जाए और गहना कोई और उठा के ले जाए, ऐसा तो नहीं होता। थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि एक बात को जरा स्पष्ट करना होगा माननीय सदस्यों को। एएसआई का मॉन्यूमेंट है तो जिम्मेदारी सीधे तौर पर हमारी है, लेकिन अगर राज्य सरकार का मॉन्यूमेंट है तो ये जिम्मेदारी सीधे हमारे पास में नहीं है। जो माननीय सदस्य ने पुस्तक दी है वो भी वही कारण है। तमिलनाडु सरकार के पास 7000 मंदिरों की सूची है और वो उनके स्टेट मॉन्यूमेंट है। अगर आप मुझे लगता है ये जानकारी आपको भी लेनी चाहिए। जो माननीय सदस्य कह रही है वो भी यही मामला है। हमारा एएसआई का मॉन्यूमेंट नहीं है, वो राज्य सरकार का मॉन्यूमेंट है। अगर कोई चोरी हुई है तो उसमें सीधे तौर पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगी। हम अच्छी तरह से इस बात से सहमत हैं कि जहाँ जो भी दूर दराज में हमारे स्मारक हैं एएसआई के, वो कई बार उनके एरिया बड़े हैं, रात में वो बंद होते हैं, लाइट के वैसे प्रबंध नहीं है, सीसी कैमरे नहीं है। इस बात की कमियों का अंदाज़ा हमको है, इसको स्वीकार करने में हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले 2017 तक सभापति महोदय कुल 1500 गार्ड होते थे, जिनकी संख्या इन 4 सालों के भीतर लगभग 1078 बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि कमियों का अंदाजा नहीं, कमियों का अंदाजा होता तभी आप उसको पूरा कर पाते हैं। The sentiment of the members is that more proactive measures will be required, more coordination is required. Shri K.C. Ramurthy. ठीक है। Shri K.C. Ramurthy. Sir, in reply, the Honorable Minister has mentioned that 4 out of 12 protected monuments have been stolen from Karnataka. I would like to know from the Honorable Minister, what are the attempts made or action taken to recover or trace these protected sculptures? अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि जब भी कोई मूर्ति की चोरी की सूचना मिलती है उसकी एफआईआर भी हुई है। हमने जो हमारा ईडी है उसको भी हमने सूचना दी है। सारे जो हमारे बाहर जाने वाले हमारे मार्ग हैं उनको भी सूचना है और विदेश मंत्रालय को भी हम सूचना देते हैं ताकि वो देश से बाहर न जाए और उसके बाद पकड़ी जाए। मुझे लगता है कि किसी भी तरह से कोई ऐसा हिस्सा छूटता नहीं है जिसकी सूचना न दी जाती हो। Shri Ravi Prakash Verma. और कोई जिला बाकी नहीं है जहां पर ऐतिहासिक स्थान नहीं है और रेलिक्स मिल नहीं रहे हैं। सर, बहुत जगह एएसआई नहीं पहुंच पा रही है और सर राज्य सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया है। सर, मेरा गृह जनपद लखीमपुर खीरी जिला है, बॉर्डर का इलाका है। सर, वहां पर 6th सेंचुरी के बहुत सारे रेलिक्स निकले हैं, लेकिन जिनको ना तो स्टेट गवर्नमेंट ने देखा है, ना ही भारत सरकार ने, ना एएसआई ने देखा है। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जहां पर ये सरकारी संस्थाएं फेल हो रही हैं, क्या वहां पर, चूँकि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होता है, क्या वहां के जो पंचायती संस्थान हैं, पीआरआईज हैं, या कोई दूसरे ऐसे सामाजिक संगठन है जिनका इस क्षेत्र में विशेष रुचि है, उन लोगों के माध्यम से फैसिलिटेट करके पंजीकरण कराने की कोई व्यवस्था बन रही है? या ऐसे जगहों पर जैसे आपने कुछ निजी क्षेत्रों में भी इन रेलिक्स को मेंटेनेंस करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो सर क्या वैसी कोई व्यवस्था वहाँ स्थानीय स्तर पे की जा सकती है? और आपने अगर कराई है तो फिर कौन कौन से लोग हैं, फैमिलीज हैं जहाँ पर आपने डेटाबेस मेंटेन कराया है, और कहाँ पर आपने निजी क्षेत्र में इन रेलिक्स को मेंटेन कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए? पति जी, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य तो बहुत वरिष्ठ सदस्य है। जब एक्सीबिशन होगा तो किसी न किसी संस्था ने जरूर किया होगा। एएसआई ने नहीं किया तो किसी राज्य सरकार ने किया होगा, कोई कॉलेजेस करते हैं, कोई संस्थाएं करती हैं, वो सूचीबद्ध हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप जानकारी मुझे देंगे कि अगर एक्सीबिशन हुआ है और एक्सीबिशन को मान्यता मिली है, क्योंकि एएसआई उसकी परमिशन भी देती है या स्टेट आर्कोलॉजी है वो परमिशन देगी, अचानक कोई कर लेगा ये तो वो संभव नहीं है।
और इसलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कई जगह, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एक सिस्टम पहले से बना हुआ है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में अधिकार है और उसकी सहमति के बगैर एक्सीवेशन नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है जब आप एक्सीवेशन की बात कर रहे हैं तो ये डिटेल्स अगर देंगे तो ज़रूर उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन एएसआई को अपनी सूची में रखने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। Question 246, Shri Manas Ranjan Bhunia. Sir, thank you, sir. The question number 246. Minister, माननीय सभापति महोदय, एक उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। first supplementary, please. Sir, India is one of the best destinations of the international tourist arrival. And in domestic field, it is also most attractive place for tourism. So far, we have received in your answer the domestic tourist arrival and the international tourist arrival up to 2018. 19 data is not prepared. Question, please. India secured 22nd rank in the world in terms of ITA in 2018. What is the present situation after the pandemic situation created by the coronavirus in relation to the domestic tourist arrival and international tourist arrival? सभापति महोदय, सदन को इस बात से सदन अवगत है कि सुरक्षा पहली प्राथमिकता है देश की और सरकार की, और उस कारण से हमने विदेशी पर्यटकों के आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। जो विदेशी पर्यटक देश के भीतर हैं उनको भी हमने बाहर करने के बारे में अपने सख्त कदम उठाए हैं। दूसरा, जहाँ घरेलू पर्यटकों की बात है, सब पूरा देश इस बात से सहमत होकर एक साथ प्रयास कर रहा है कि हमने अपने म्यूजियम्स, हमारे जितने भी स्मारक हैं एएसआई के, वो हमने सब बंद किए हैं। स्कूल कॉलेज भी बंद हुए हैं, मंदिर भी बंद हुए हैं, जो मंदिर कभी बंद नहीं हुए वो भी बंद हुए। स्वाभाविक है कि इस फेज़ में जो नुकसान है उस नुकसान के बारे में आकलन होगा। इससे भागने जैसा कोई काम नहीं है। मैंने स्टेक होल्डर्स के साथ में आज से 4-5 दिन पहले बैठक की थी। उनके नुकसान, आर्थिक नुकसान के बावजूद भी वो पूरे ऊर्जा के साथ सरकार के निर्णय के साथ खड़े हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि ये सब भरपाई के लिए अवसर भी है जब हम मिलकर उसकी भरपाई करेंगे। Second supplementary, please. Sir, my second supplementary, sir, the department in collaboration with the other line department has been planning to confront this situation. I agree. How many international tourists have been identified till time who are affected and carrying the virus in collaboration with the Ministry of Health and Civil Aviation? सभापति जी, वो आंकड़ा प्रारंभ में जो आया था वो एक इटली का ग्रुप था जो जयपुर से दिल्ली आया था और टूरिज्म मंत्रालय ने उसी समय उसको कोऑर्डिनेट कर उस पर अपना काम जिम्मेदारी पूरी की थी। और इसलिए मुझे लगता है कि ये काम अनेक मंत्रालय, इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय ही नोडल मिनिस्ट्री है, हम सारे लोग उसके सहयोगी हैं और उसको लगातार कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और बाकी जो हमारा वर्किंग ग्रुप है उसके साथ में लगातार उस पर बैठकें भी हो रही हैं और उस पर काम भी हो रहा है। और इसलिए आज की तारीख में कोई आंकड़ा और भी चाहिए तो हम आपको भिजवा देंगे। श्री सुशील कुमार गुप्ता। 36 स्टेट्स एंड यूटी मिला के फॉरेन टूरिस्ट विजिटर और डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिटर हर स्टेट के अंदर बढ़ा है पिछले 3 साल के अंदर, परंतु हरियाणा में डोमेस्टिक टूरिस्ट 34% कम हुआ है और फॉरेन टूरिस्ट 88% कम हुआ है 2 साल के अंतराल में। क्या हरियाणा सरकार से इस बारे में मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइन ली कि क्या कानून व्यवस्था खराब होने की वजह से ऐसे हुआ? क्या हरियाणा की सरकार चाहती नहीं वहां पे टूरिस्ट जाए? क्या हरियाणा की स्थिति इतनी खराब होगी कि 88% विजिटर वहां पे 2 साल के अंदर जाने कम हो जाए? मंत्रालय ने इस संबंध में कुछ कोऑर्डिनेशन किया क्या? सारे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रहा है और हरियाणा के अंदर 88% तक 2 साल के अंदर घट रहा है, तो खट्टर सरकार की क्या स्थिति है उसमें? नहीं, मुझे लगता है कि जो आंकड़ा आपने लोकल टूरिस्ट का दिया है घटने के पीछे, इसमें जो
मेरे पास में जो आंकड़ा है उसमें दोनों में विदेशी जो पर्यटक है उसमें कमी नहीं है, मगर जो प्लीज फिनिश मिनिस्टर। नहीं, इसलिए सभापति महोदय मुझे लगता है कि देशी जो पर्यटक है उसमें कहीं कोई कानून व्यवस्था जैसी स्थिति नहीं थी। उनके कुरुक्षेत्र के मामले में जो घटना थी उसके बाद थोड़ा फर्क आया था, इस बार से फिर से वो संख्या फिर से बढ़ गई। श्री कामाख्य प्रसाद तासा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, उन्होंने विस्तृत हिसाब दिया है कितना टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिस्ट आया है। मैं जानना चाहता हूं क्या मिनिस्ट्री ने उन लोग को क्या व्यवस्था करते हैं, क्या हेल्पलाइन का कुछ व्यवस्था है टूरिस्ट के लिए, और नॉर्थ ईस्ट जाने वाला, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा आदमी लोग डर से कभी कभी जाते हैं, उन लोग के लिए कुछ विशेष व्यवस्था मिनिस्ट्री ने किया है क्या? नॉर्थ ईस्ट के लिए सभापति महोदय वैसे भी भारत सरकार ने पहले से सुविधाएं प्रदान की हैं और उनको बाकायदा एयर फेयर में उनको राहत मिलती है। और बाकी नॉर्थ ईस्ट के लिए सरकार वैसे भी मदद करने के लिए तत्पर रहती है। अलग से जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उन सबके साथ भी डोनर मिनिस्ट्री के साथ और पर्यटन मंत्रालय अपने स्तर पर भी उनको मदद करता है। कोई ग्रुप्स अगर नॉर्थ ईस्ट से भारत के भीतर भी आता है तो उसको भी मदद करता है। ये भी माननीय सदस्य को पता है कि अलग से जो आयोजन होता है, नॉर्थ ईस्ट का एक अलग से आयोजन होता है जो इस वर्ष मणिपुर में हुआ है। लेकिन मैं उनके आपके माध्यम से उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो पिछले पहले 100 दिनों में जो फैसले हुए ई वीज़ा का, उसका फीस कम करने का और खासकर पीक्स का जो हिमालयन स्टेट्स उसमें लगती हैं, उसका एक सकारात्मक प्रभाव नॉर्थ ईस्ट में आया। श्री सचमित पात्रा। Ministers, last year there were 17 iconic tourist sites that were identified by the Government of India, and Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji had also written for including Odisha, which was omitted. Sir, during your recent visit to Odisha also there was a discussion about it. So it's been a year now, sir. When is Odisha going to be included among the 17 iconic tourist sites? Thank you. सभापति जी, कल लोकसभा के जब पर्यटन मंत्रालय की चर्चा हो रही थी तो 17 के अलावा वो 2 और हो गए। उसमें गुजरात और कोणार्क का मैंने उल्लेख किया है, माननीय सदस्य की जानकारी में नहीं होगा। लगातार चाहे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र मुझे मिला था, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर का पत्र मिला था, तमाम डेलीगेट्स भी आए थे, लोगों की सहमति थी और कोणार्क उसमें है। और कोणार्क के रेत निकालने वाले मामले में भी जल्दी फैसला करेंगे सरकार। Question 247, Shri Jose K. Mani. Question 247. Minister. Supplementary, please. Sir, my question to the minister is, how does the government plan to regulate the e-commerce space in the light of rising technology? What are the steps being taken to effectively control the practice of deep discounting by e-commerce companies? Actually, the regulation has learnt a lot from the 2 committees which have gone into this matter. One was based on a complaint given to the Competition Commission of India. The Competition Commission came up with a report, and in which several practices which were not true to the ideals of free and fair market practice had been identified. And the Commission took an approach that through the advocacy powers that it has, it will talk with these companies and have them do a lot of self-regulation. Specific details of how the self-regulation works has also been defined and probably made a part of this answer. Other than this, whilst the complaint which went to the Competition Commission was in April, and they came up with a finding and started their advocacy as of January 2020, there was a court order from Karnataka which stopped the Competition Commission from taking further steps so that it can be better regulated. Aside from this Competition Commission's matter, there was also a committee which went into these practices constituted by the ministry itself, the Competition Law Review Committee under the chairmanship of the MCA, Ministry of Corporate Affairs. Even they have come up with a lot of regulatory processes which is now a part of the stakeholder consultation, and the Competition Act is getting amended to that extent. Even the Cabinet has looked into it. That's something which we will be taking up
And that is one of the ways in which we are trying to regulate. The Competition Act regulations amendments will now bring in greater regulation. Second supplementary, please. Whether the number of small retail shops that could potentially sprout in the country is being curtailed by the financial and the network strength of global e-commerce companies. Does the government have any figures for the number of jobs created or lost in the last couple of years in the domestic small retail segment? Such impacts have been also understood in the Competition Commission's review and also findings. So has that been understood even by the committee which has been formed by the Corporate Affairs Ministry itself. Action is being taken through the various amendments that we are suggesting so that the impact will not be as severe. Question hour is over. Parliamentary Affairs Minister. Leader of the House. सभापति महोदय, मैं सदन से और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भोजन अवकाश देने की बजाय रेल के कार्यक्रम पर भोजन अवकाश में भी चर्चा करा ले तो उचित होगा। मेरी आनंद शर्मा जी से बात हुई है, सुखेंदु दादा से बात हुई है, राम गोपाल जी यादव से बात हुई है, वो सब इसके लिए सहमत हैं। That's the sense of the House. Shall we proceed? Okay. Oh, the Railway Minister is here. Okay. I was looking for the Minister. Okay. The next speaker. Yeah. He's not there. Shri R.S. Bharati, Shri Soma Prasad, Shri Vaiko, Shri Veer Singh, Birendra Prasad Baishya, Manoj Kumar Jha. Where is he? He's sitting. Shri Neeraj Shekhar. The Minister is here. The Leader of the House has made a request. He has the assent of all the parties. The Leader of the House has consulted with the leaders of various political parties, has got their assent. So we have decided to go ahead. Neeraj Shekhar. Manojji, are you ready? Leaders did not consult us. What kind of consultation is this? Okay, how? You speak to 2-3 people and then say. The leaders of the House have. Thank you, Jairamji. I got your point. The leaders have been consulted by the Leader of the House. The leaders. It's no downward communication. No downward communication. Every member. Sir, half the members are not here, sir. The business of the House is decided in cooperation with the leaders and the Leader of the House. So as far as I am concerned, this can proceed. We just need to ensure that speakers are ready. You should have announced this at 11 o'clock. You should have announced this at 11. Shri Manoj Kumar Jha. जी शर्मा ने सहमति दी, इससे असहमति व्यक्त कर रहे हैं क्या? आनंद शर्मा जी, मनोज झा, शुरू कीजिए।